हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तलब तेरे इश्क की का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 12 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। आरवी घर की तरफ बढ़ गई और आदर्श पीछे से उसे खड़ा देखता मुस्कुराता रह गया। घर के अंदर जब आरवी गई तो नीचे हॉल में सब बैठे थे, तो वो वहाँ नहीं जाकर अपना बैग लेकर सीधे कमरे में चली गई। वह बेहद तेज़ी में थी, लेकिन फिर भी दादी ने उसका चेहरा देख लिया और मन ही मन कहा, क्या हो रहा है आरू को? कुछ दिनों से अचानक चेहरे के भाव बदले क्यों रहते हैं? बेचैनी क्यों है? क्या बात है? कहीं कोई परेशानी में तो नहीं? पूछती हूँ आज फिर से, या नहीं शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। अगर ऐसा कुछ रहता तो मुझे ज़रूर बताती। लेकिन तभी उसी के पीछे सिद्धि भी भागी, पर चंदा जी ने उसे रोक लिया। अरे अरे, हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आओ इधर, कहाँ दोनों भागी जा रही है? पूरा दिन तो एक साथ रहती ही है, कुछ देर हमारे साथ भी बिता लो। आती हूँ मम्मा तुरंत फ्रेश होकर। और हाँ, डिनर बन गया है क्या? बहुत भूख लगी है। डिनर सिर्फ बना नहीं है बल्कि हम लोगों ने कर भी लिया है। अब तुम दोनों ही बाकी है, आओ कर लो। क्या मम्मी, हमारे बिना ही डिनर कर लिया? देर हो रही थी बेटा, और अम्मा को दवाई खानी थी इसलिए। और हाँ, आज सोने मत जाना, इधर आओ, हम लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। पर क्यों मम्मा? क्योंकि कल हेमा आंटी अपने घर जा रही है इसलिए। ओके मम्मा, अभी फ्रेश होकर आती हूँ, बोलकर कमरे में गई तो देखा आरवी नहीं थी। शायद फ्रेश होने गई है, मन में बोलकर वह भी कबर्ड से अपने लिए नाइट ड्रेस निकालने लगी। इधर आरवी बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी थी और अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो ऊपर से पानी गिर रहा था और मन में आदर्श के कई सारी बातें गूंज रही थी। उसके अलावा और कुछ नहीं सोच पा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं। तभी बाहर से सिद्धि ने नॉक किया। अरे कब से फ्रेश हो रही है? हो गया तो निकल, मुझे भी फ्रेश होना है। और जल्दी से बाहर निकल, हम दोनों का ही डिनर करना बाकी है और बाकी सब ने कर लिया है। लेकिन अपनी सोच में डूबी आरवी ने ध्यान नहीं दिया, तो सिद्धि ने दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी और शावर से गिरते हुए पानी की आवाज़ सुनकर बोली, तू अभी शावर ले रही है क्या? पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो सिद्धि फिर से दाएं बाएं सिर हिलाकर निकल गई। हे भगवान, यह लड़की भी ना ख्यालों में ही हमेशा डूबी रहती है, बोलकर वापस कमरे में आ गई और बेड पर बैठकर फ़ोन चलाने लगी। कुछ देर बाद आरवी शावर लेकर नाइट ड्रेस पहनकर बाहर निकली तो सिद्धि ने मुंह टेढ़ा कर उसे देखते हुए कहा, कब से फ्रेश हो रही थी और आवाज़ दी तो सुनी क्यों नहीं? जानबूझकर इग्नोर कर रही थी ना? अरे आदर्श खन्ना तुम्हारा ही है, सोच सोच कर क्यों इतना दिमाग खराब कर रही है? अरे सच में नहीं सुना, वरना क्यों नहीं डोर खोलती? और जो फालतू बकवास कर रही है ना, करना बंद कर। जो तेरे दिमाग में चल रहा है वह मुझे मत बोल। तो सिद्धि ने उसकी बाह पकड़ गोल गोल घूमकर नाचते हुए गाने लगी, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। टेंशन मत ले, तुझे भी प्यार करने वाला कोई न कोई अवश्य आएगा। अरे नहीं रे, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, मुझे भी पढ़ाई करनी है। और हाँ, कोई आदर्श जीजू जैसे मिले तो फिर इनकार भी नहीं करूँगी, बोलकर जीभ दांतों तले काट ली और अपना नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में भागी फ्रेश होने। तो आरवी ने पीछे से कहा, देख सिद्धि, जो कुछ भी हुआ ना वह सब हम दोनों के बीच ही रहने देना। अभी दादी को बताने की ज़रूरत नहीं और तुम अपनी माँ के पास भी मत बोलना। सिद्धि बाथरूम में घुसते घुसते पलट कर देखी और बोली, नहीं बताऊंगी, पर एक शर्त पर। क्या? कैसी शर्त? पहले ये बता, आदर्श सर ने केबिन में क्या बातें की? क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच? अरे कुछ नहीं यार। सिद्धि उसे और परेशान करती तब तक चंदा जी ने फिर आवाज़ लगाई, अरे कहाँ रह गए तुम दोनों?
आओ जल्दी नीचे खाना खा लो। और सिद्धि ने सुनते ही तुरंत बाथरूम का डोर बंद कर लिया। फिर कुछ देर में दोनों फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आई और डिनर कर वे भी हॉल में सबके पास चली गई। आरवी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को संभाल रही थी, लेकिन दादी भी खूब अच्छे से उसे जानती थी। तो कुछ देर तक गौर से देखा, फिर कहा, आरवी बेटा, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है ना? जी हाँ दादी। वैसे कल हम सोच रहे हैं कि अपने घर चलते हैं, पर मैंने तो छुट्टी नहीं ली है। मेरा कॉलेज और काम दोनों रहेगा, तो आप अकेले कैसे जाएंगी? मेरा मतलब वहाँ घर भी तो साफ़ सफाई करना रहेगा ना। और डॉक्टर ने अभी आपको काम करने से मना किया है। सुनकर चंदा आंटी और दादी दोनों मुस्कुराने लगी। तो सिद्धि ने कहा, अरे आप दोनों हंस क्यों रही हैं? सही तो बोल रही है आरवी, कल कॉलेज और काम दोनों हैं। आप सुबह बोली होती तो छुट्टी कर लेती। देखो तो पढ़ाई में कितना ध्यान लगा है बेचारियों का। उसे यह याद ही नहीं है कि कल शनिवार है। ओह हाँ, याद आया। फिर तो ठीक है। और कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद फिर सब अपने अपने कमरे में गए। अब आरवी और सिद्धि फिर आ गई कमरे में। अब तो तू कल अपने घर चली जाएगी। हाँ, और बहुत मिस करूँगी मैं तो तुझे। मुझे तो नींद भी नहीं आएगी तेरे बिना। तो मैं क्या करूँ? अब मैं इस मामले में तेरी परेशानी दूर नहीं कर सकती। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आदर्श सर को देख। सिद्धि, ज़्यादा हो रहा है अब तेरा, और ऐसा बोली तो सच में तुझे मार दूंगी मैं। ओ माय गॉड, आज पता चला तेरा खतरनाक इरादा। तू मुझे मार देगी, फिर अच्छे से प्रेम लीला करेगी तुम दोनों मिलकर, ताकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। कितनी शातिर है रे तुम। शक्ल से इतनी भोली दिखती है, पर दिमाग कितना तेज चलता है तुम्हारा। पर देख बहन, अगर तूने मुझे मार भी दिया ना, तो तुम्हें भूत बनकर डिस्टर्ब करूँगी। ये लवी डबी वाले मोमेंट को इतना जल्दी नहीं होने दूंगी मैं। सिद्धि हंस हंस कर उसे छेड़ रही थी और आरवी उसे हाथ से लगातार मारे जा रही थी। अबे गधी, कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोलती है। मरने की बात क्यों की? बोल। ऐसा आइंदा फिर बोलेगी तो सच्ची में मार दूंगी तुझे मैं। बोलते हुए अचानक आरवी की आंखों में आंसू भर आए। तो सिद्धि ने कहा, अरे क्यों रोने लगी? मैं तो ऐसी ही बातें कर रही थी। तू ऐसी बातें क्यों करती है यार? मेरी लाइफ में और है ही कौन जो तुम ऐसी बातें करती है? प्लीज़ ऐसी बातें मत करना आगे से। अरे लेकिन मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, छेड़ रही थी तुझे। मैं क्यों मरूंगी? अभी तो मैं 21 साल की ही हूँ। अभी तो लड़के पटाने हैं, फिर शादी करनी है, बाल बच्चे पैदा करना है। अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है। सिद्धि बिंदास होकर सब बोले जा रही थी। तभी दादी कमरे में आई और दोनों ने तुरंत चुप होते हुए बातें बदलकर बहस करने लगी। तो दादी ने कहा, आप दोनों छोटे बच्चों की तरह हमेशा झगड़ते रहते हैं। सो जाइए, अब रात काफ़ी हो गई है। पर दादी, कल तो छुट्टी ही है ना, ऑफिस भी नहीं जाना है, तो थोड़ी देर मस्ती करने दीजिए ना। यूँ तो दादी आई थी आरवी से बात करने, लेकिन फ़िलहाल उसके चेहरे की खुशी देखकर उन्हें सुकून मिला और वापस कुछ देर दोनों को देखकर बोले, अब आप दोनों सो जाइए, मैं भी सोने जा रही हूँ। फिर कुछ देर तक दोनों हंसी मजाक करने के बाद अपना अपना तकिया पर लेट गई। कुछ देर के बाद आरवी ने मुड़कर देखा तो सिद्धि गहरी नींद में सो गई थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वह उठकर खिड़की पर जाकर बाहर एकटक देखने लगी। आधी रात होने को आ गई थी, तो मौसम भी ठंडा हो चुका था और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसने खिड़की का पल्ला खोल दिया और उस पर बाहर गौर से देखने लगी। शीतल पवन का झोंका जब अंदर आया तो मन में उठ रहे विचारों के बवंडर से जो बेचैनी हो रही थी, उससे थोड़ा सुकून मिला और आसमान की तरफ देखने लगी तो वहाँ चमक रहे चांद पर नज़र गई। आहा, कितने दिनों बाद चांद को देखा है, कितना अच्छा लग रहा है। मन में बोलते हुए अचानक ही उसे आदर्श की कही सारी बातें याद आ गई। आदर्श, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, और आप भले ही कहे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर मेरा दिल कह रहा है
कि आगे चलकर इस रिश्ते में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप आकाश हैं तो मैं धरती, आप सुदूर आसमान में चमकते चांद की तरह है और मैं ज़मीन पर रहने वाले सामान्य इंसान। रंग रूप से जोड़ी नहीं बनती। आपको मुझे देखकर अफेक्शन हो गया है, अट्रैक्शन हो गया है, जिसे आप प्यार का नाम दे रहे हैं, पर वास्तव में तो यहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। हाँ, सच में यह प्यार नहीं है। मुझे पीछे ही हटना होगा। और तो और, अब तो हम अपने घर जा रहे हैं रहने। दादी अभी काम नहीं कर सकती तो सारा काम मुझे ही करना होगा, उनकी देखभाल भी करनी होगी। नहीं, अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। यह सब निभाने के बजाय इस इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़कर समय बर्बाद नहीं करना मुझे। मन में बोलकर वापस बिस्तर पर आ गई। नींद तो नहीं आ रही थी तो बाहों में टेडी को भर लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक मन में वही सब विचार घूमते रहे। फिर पता नहीं किस पहर में उसकी आंख लग गई। इधर कुछ यही हाल आदर्श बाबू का भी था, लेकिन बेचारा आज बहुत खुश था, या कहें तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने दिल की बात जो कह दी थी उसने, और भले ही उसे जवाब ना मिला, लेकिन आरवी की झुकी नज़रें उसे सब बयां कर रही थी। उसे सब पता चल रहा था और इसी खुशी में नींद नहीं आ रही थी। तो वो भी खिड़की पर आ चुका था और आसमान में चमक रहे चांद को एकटक देख रहा था। ऐसे घूर कर मत देखो, अपनी जान को मैंने दिल की बातें कह दी है और मुझे भरोसा है बहुत जल्दी मुझे जवाब देगी। वह ज़रूर मेरे घर की चांद बनेगी, चांद बनकर आएगी, मेरे जीवन में आएगी और हर जगह रोशनी ही रोशनी कर देगी। फिर मैं आऊँगा तुमसे मिलने, और अकेले नहीं, अपनी दुल्हनिया के साथ। मन में बोलकर बेड पर आ गया और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। अगले दिन शनिवार था, कॉलेज नहीं जाना था तो दोनों आराम से उठी। फिर आरवी और सिद्धि ने मिलकर ही नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद हेमा जी अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगी। आरवी ने भी अपना बैग पैक कर लिया तो सिद्धि ने कहा, मैं भी चलती हूँ तुम्हें छोड़ने। हाँ ठीक है चल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और कुछ देर में पैकिंग करके वह तीनों टैक्सी बुक करके निकल गए। यहाँ आकर आरवी और सिद्धि ने मिलकर फटाफट हाथ चलाया और घर के साफ सफाई की और बाज़ार जाकर कुछ ज़रूरी सामान ले आई। और यह वीकेंड का पूरा घर साफ सफाई और उसके अरेंज करने में ही बीत गया। सोमवार को फिर दोनों एक साथ कॉलेज निकले। दादी ने नाश्ता बना कर दिया, पर लेकर जाना भूल गई वो। सैटरडे संडे काम में बिजी थी तो आदर्श पर इतना ध्यान नहीं गया, लेकिन आज कॉलेज में आरवी का पूरा ध्यान बार बार आदर्श पर जा रहा था। पता नहीं उनका सामना कैसे करूँगी। वह फिर नर्वस हो रही थी। इस चक्कर में आज उसने कुछ खाया भी नहीं और आज कॉलेज से निकलने में देरी भी हो गई तो बाहर भी कुछ खा नहीं पाई। सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में आरवी ने कुछ स्नैक्स लेने की सोची भी तो सिद्धि ने कहा, चल अभी देर हो रही है, हम कैंटीन में ही कुछ खा लेंगे। पर आज ऑफिस पहुंची और अपना काम शुरू किया और कुछ देर बाद आरवी को बहुत भूख लगी। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वह उठकर कैंटीन में जाने लगे। तभी आदर्श भी केबिन से निकला। वैसे भी 2 दिन हो गया था तो आरवी को देखने के लिए मन बेचैन हो रहा था। तभी वहाँ सिद्धि भी आ गई तो आरवी ने कहा, अरे सिद्धि चल कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने अब तक आदर्श को नहीं देखा था। तभी आदर्श ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है और मैंने जानबूझकर नहीं खाया। मैं तो इस इंतज़ार में बैठा था कि शायद आप गोभी के पराठे लाएंगे। आरवी ने उसे देखा तो आज अचानक ही दिल में एक हलचल सी पैदा हुई, पर सामान्य होते हुए बोली, सर आज तो मैं टिफ़िन ही नहीं लाई। अरे बैग में टिफ़िन है, सिद्धि ने कहा। नहीं है, नहीं लाई हूँ। तो देख तो बैग में है। अरे दादी दे रही थी पर मैं लेना भूल गई। अरे मैं डाली थी देख, गोभी के पराठे, अचार और चटनी भी है, मैं लाई थी। अरे बोल रही हूँ ना नहीं लाई हूँ। देखिए आप दोनों इतना बहस क्यों कर रही हैं,
बैग सामने है तो चेक कर लीजिए। तब आरबी ने बैग खोलकर देखा तो वाकई गोभी के पराठे थे और अचार चटनी भी थे साथ में। आदर्श तो बेहद खुश हो गया। आप लेकर आई हैं, उसके बावजूद भी आप झूठ क्यों बोल रही थी? वो सर, मुझे वाकई पता नहीं था। सिद्धि, तुमने कब रखा और बताया क्यों नहीं? भूखी रह गई मैं पराठा रहने के बाद भी। वह मुड़कर जब तक बोलती तब तक सिद्धि गायब हो चुकी थी और तुरंत आरबी के मोबाइल पर मैसेज आया। देखा तो सिद्धि ने मैसेज किया था, पराठे आदर्श जीजू के लिए थे, इसलिए तुझे नहीं बताए। जा, अब दोनों मिलकर खाना, प्यार भरी बातें करते हुए। ऑल द बेस्ट। आरबी जब तक कुछ रिएक्ट करती तब तक आदर्श ने पराठे का टिफ़िन लिया और अपने केबिन में जाने लगा। अब तो मैं ही इसे खाऊंगा। तो आरबी तुरंत पीछे भाग कर गई। सर प्लीज़ रुकिए। परंतु आदर्श नहीं रुका। नहीं नहीं, मुझे खाना है। और केबिन में जाकर एक पराठे को फटाफट अचार और चटनी लगाकर रोल किया और अभी खाने लगी कि आरबी ने तुरंत छीन लिया। अरे खाने दो ना, बहुत भूख लगी है। ठीक है सर, आप खा लीजिएगा, पर इतने ठंडा मत खाइए, सुबह के बने हैं, अब तक इसके टेस्ट बदल गए होंगे। आप रुकिए, मैं गर्म करके ले आती हूँ, फिर खाइएगा। इतना ठंडा मत खाइए, लाइए दीजिए। उसकी इतनी प्यार भरी बातें सुनकर आदर्श तो अवाक होकर उसे एकटक देखने लगा। उसकी बातों में बहुत फिक्र थी, चिंता साफ झलक रही थी। वह आदर्श को बहुत अच्छा लगा। मन को गुदगुदा गया और आरबी पर बहुत प्यार उमड़ गया। ओहो, क्या बात है! अभी से यह पत्नी के जैसे व्यवहार, यह फिक्र, हक से बोलना। ओ माय गॉड, मैं तो आपके प्यार में घायल हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी यह फिक्र देखकर, बहुत किस्मत वाला हूँ मैं। गुस्से में आरबी ने घूर कर देखा। गुस्से के मारे उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था और वह बहुत क्यूट लग रही थी। तो आदर्श ने उसका गाल खींच लिया। अब और कितना नाराज़ होगी जान, ध्यान रखूँगा ना आगे से। अब कभी ठंडा पराठा नहीं खाऊंगा, पर अभी इसे खाने दो। और फिर आरबी के हाथ से वह पराठा लेने लगा, फिर छोटे छोटे डिब्बे से अचार और चटनी, लेकिन तभी सब कुछ नीचे ज़मीन पर गिर गया। ओह! बोलते हुए आरबी ने रोने जैसा सूरत बना लिया। उसे बहुत बुरा लगा। सर, यह तो गिर गया, अब आप कैसे खाएंगे? चलिए कैंटीन चलकर कुछ खा लीजिए। अभी कुछ देर पहले गुस्सा और अभी इतना प्यार देखकर आदर्श बहुत खुश हो गया और बोला, कैसे खाता हूँ अभी आप देखिए। बोलकर उसने एक सूखे पराठे को ही रोल किया और खाने लगा। आरबी की आंखें बड़ी हो गई, आश्चर्य से उसे देख रही थी। क्या वाकई इतने बड़े इंसान ऐसा खाना खाते होंगे अपने घर में? वहीं आदर्श मुस्कुराता हुआ खा रहा था। वाकई आज तक अपने घर में ऐसा खाना तो नहीं खाया था उसने, पर यह आरबी का प्यार था शायद, जो आज यह भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था, अमृत समान लग रहा था। आरबी अब भी उसे एकटक देख रही थी आश्चर्य से, और दिल के कोने में कहीं न कहीं उसके लिए प्रेम तो उमड़ रहा था। तभी आदर्श ने एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया और आरबी ने भी इनकार नहीं किया, तुरंत खा लिया। पता नहीं, शायद यह आदर्श के प्यार का जादू था या दिन भर की भूखी थी, पर वह जितना मजबूती से इनकार करना चाह रही थी, उतना ही वो यहाँ नर्वस हो जाती। उसका कोई वश नहीं चलता, कुछ बोल नहीं पाती। तभी आदर्श ने दूसरा बाइट बढ़ा दिया। वह चुपचाप आदर्श को देख रही थी और खाए जा रही थी, ऐसे मानो उसे देखने के अलावा कुछ और नहीं सोच रही हो, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो, अब उसका साथ जी रही हो सिर्फ, और कुछ नहीं। तभी आदर्श ने अपना बॉटल उसके मुंह से लगा दिया, तो अब आरबी को होश आया और पीछे हटने लगी। तब वो बोला, अरे जब जूठा खा लिया तो पानी पीने में क्या हर्ज? वैसे भी मैंने कहा था जूठा खाने पीने से प्रेम बढ़ता है, और हमें तो अपने प्रेम को टॉप लेवल पर लेकर जाना है। सर, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए ना, क्यों इस सब में पड़ रहे हैं? मैं अपना काम पर ध्यान दे रहा हूँ और साथ में आप पर भी, और टेंशन मत लीजिए,
मैं मैनेज कर लूँगा। तो आरवी बिना कुछ बोले उठकर जाने लगी तो आदर्श ने पीछे से कहा, जान। आरवी का कलेजा धक धक होने लगा। वह मना करने लगी जान बोलने से, लेकिन मना नहीं कर पाई। बस पलटकर उसकी तरफ एकटक देखने लगी तो उसने कहा, कार से जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूँगा आज से आपको। और अब यह बहाना मत बनाना कि सिद्धि भी है, उसे भी छोड़ दूँगा, पर आज से आप मेरे साथ ही घर जाएंगी। सर, पर मुझे मार्केट में भी थोड़ा काम है, घर के सामान लेना है। क्यों? घर में सारा सामान मतलब घर से बाहर तक सारा काम तुम्हें ही करने होते हैं क्या? हाँ तो मैं हूँ घर में तो मुझे ही करने होंगे ना। वैसे दादी कर लेती है, पर उनकी तबीयत फ़िलहाल ठीक नहीं है इसलिए। हाँ तो ठीक है, ले लेना, मैं रुक जाऊँगा। आरवी तो बहाना बना रही थी ताकि वह न जाए, पर कोई भी बहाना काम नहीं आ रहा था। वह जाने लगी तो आदर्श आगे आया और कहा, आरवी, मैं तो कहता हूँ तुम एक काम करो, जॉब छोड़ दो और पहले अच्छे से पढ़ाई पूरी कर लो। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों जॉब छोड़ दूँ? और मैं आज से नहीं, बहुत पहले से जॉब कर रही हूँ। और मेरे जॉब करने का मकसद ये है कि अपने खर्चे से लेकर छोटे मोटे घर के खर्च भी निकल जाते हैं, तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। हाँ, शायद अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ काम करना छोड़ दूँ तो ठीक है, मैं छोड़ दूँगी। आदर्श उसकी आंखों में देखने लगा और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं हूँ ना। तो आरवी ने तुरंत कहा, सर प्लीज़, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है और नहीं हो सकता। मैं आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर प्लीज़ आपको भी समझना होगा, मेरी बातें माननी होगी। आदर्श अब भी उसे गौर से देख रहा था। तो आरवी ने अटकते हुए कहा, हाँ, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन उससे आगे कुछ भी नहीं, तो ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। भले ही आप जो भी कहें, लेकिन कहाँ आप आसमान में चमक रहे चांद और मैं धरती पर। अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही आदर्श ने कहा, हाँ, मैं रात में चमकने वाला चांद और तुम दिन में उगने वाली सूरज, जिसकी रोशनी लेकर रात को मैं चमकता हूँ, मैं प्रकाशित होता हूँ। अब यह सूरज मेरी ज़िंदगी में आ गई तो पूरा जीवन मेरा प्रकाशित हो जाएगा और मैं जीवन भर चांद बना रहूँगा। तुम दिन को रोशन करना और मैं रात को। सर प्लीज़, यह डायलॉगबाजी बंद कीजिए। मैं कहना क्या चाहती हूँ आप समझ रहे हैं अच्छे से। बोलते हुए उसकी आंखें भरने लगी तो आदर्श ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया तो आरवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सर, मैं अपने आंसू खुद पोंछ लूँगी। और झटके में मुड़ गई, लेकिन उसका रुमाल उसके हाथों में आ गया, यह उसने नोटिस नहीं किया। वह केबिन से बाहर निकल गई और अपने चेयर पर बैठकर काम करने लगी। मन बेचैन था तो तुरंत एक घूंट पानी पिया, तभी एहसास हुआ कि वह रुमाल लेकर आ गई उसका। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और रुमाल वापस करने जाने लगी, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, उस रुमाल को सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू आ गए। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप जो बोल रहे हैं वह शायद मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं रेडी हो पाऊँगी। मुझे बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी लाइफ में, वह पूरी करनी है अभी। पर फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। लगता है अब शायद ज़्यादा खुद को रोक भी नहीं पाऊँगी। कुछ तो जादू है आप में, आपकी बातों में, जो आपकी तरफ न चाहते हुए भी खींची चली जाती हूँ। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहती हूँ, पर चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुझे आपके करीब नहीं आना है, वरना शायद खुद को रोक नहीं पाऊँगी मैं अब। मन ही मन बोलकर उसने रुमाल को अच्छे से तह किया और अपने बैग में रख लिया। इधर केबिन में बैठा आदर्श को अब आरवी की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा था। अब तक जो अपने गुस्से पर वह कंट्रोल करके रखा था, सामान्य करके रखा था, वह अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।